करेंगे आज के एजेंडा की, जो वोट वॉर को लेकर है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी 2019 में उतरने का मन बना रही है, उससे गहलोत सरकार तुरंत उन पर एक्शन ले रही है। इसी को लेकर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, जबकि कांग्रेस इसे बेकार की कवायद बता रही है। बीजेपी 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। पार्टी गहलोत सरकार से उन्हीं के जन घोषणा पत्र के 3 अहम घोषणाओं को लागू करवाने के लिए ऐसा करने का दावा कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया पूर्ण रूप से सरकारी, सहकारी, प्राइवेट बैंकों में क्या कितना डिफॉल्टर का बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, स्पष्टता नहीं आई। नंबर 2, पूर्ण कर्ज माफी की बात थी, उसके ऊपर कांग्रेस मौन है। जो अन्य 2 मुद्दे हैं उसके ऊपर भी अभी कांग्रेस ने किसी प्रकार से स्पष्टता नहीं दिखाई। इधर कांग्रेस पार्टी के मुताबिक जिन 3 मुद्दों को लेकर बीजेपी जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, उन पर सरकार पहले ही कवायद शुरू कर चुकी है। किसानों की ऋण माफी की घोषणा हो चुकी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ते की बात है उसकी भी घोषणा हो चुकी है और 1 मार्च से सबको मिलना शुरू हो जाएगा। जहां तक आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण की बात है, उस मुद्दे को लेकर भी पार्टी के स्तर पर सरकार के स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने विचलन और बौखलाहट के कारण इस तरह के हथकंडे अपना रही है। असल में बीजेपी ने जिन 3 बड़े मुद्दों किसान, बेरोजगार और सवर्ण आरक्षण को हाथ में लिया है, वो प्रदेश के सबसे बड़े वोटर वर्ग में आते हैं। लिहाजा बीजेपी इसे साधने की कवायद में जोर शोर से जुट गई है। इस दौड़ में गहलोत सरकार भी पीछे नहीं है। देखना दिलचस्प होगा वोट बैंक को साधने में कौन किस पर भारी पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं किसानों की कर्ज माफी के वादे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहले गहलोत ये बता दें कि कितने किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया है और कितने करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। कटारिया ने यह भी कहा कि सीएम गहलोत आज शाम तक किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करें, नहीं तो बीजेपी अपने आप ही जेल भरो आंदोलन को विड्रॉ कर देगी। आज शाम को वो एक न्यूज़ से ये दे दें कि कितने लोगों का तो कर्जा माफ़ कर रहे हैं, संख्या बता दें किसानों की, और कुल कितना कर्जा माफ़ कर रहे हैं। अगर ये 2 बात वो अपने रात के अनाउंसमेंट से कर दे तो हम विड्रॉ कर लेंगे। हमें ये तो समझ में आना चाहिए, उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ की बात कही है, वो संपूर्ण कर्जा है 65 लाख किसानों का और 99,000 करोड़ का। वो ये फिगर बता दें कि कल ये जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं ये कितने किसानों को दे रहे हैं और कितने पैसे का दे रहे हैं, ताकि राजस्थान का किसान तुम्हारे उस धोखे को समझ जाए। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली मेरे साथ हैं और कांग्रेस नेता सुशीला सोपा जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सुशीला सोपा जी, गुलाब चंद कटारिया ये कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक आप बता दें कि कल कितने किसानों को सर्टिफिकेट बटेंगे और कितने तक का कर्जा कल चुकता कर दिया जाएगा, तो वो जेल भरो आंदोलन वापस ले लेंगे। ये मौका है आपके पास, जितेंद्र श्रीमाली जी को बताइए। हो सकता है जेल भरो आंदोलन न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर ही खत्म हो जाए। देखिए स्वप्निल जी, जेल भरो आंदोलन तो उनका वैसे ही फेल होने वाला है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता जेल की तरफ जाने वाला है ही नहीं। लेकिन कटारिया जी को इसका कोई मॉरल अधिकार नहीं है ये पूछने का, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी की बात कही थी, आप 2013 का उठाइए, और 5 साल तक उन्होंने किसानों को परेशान किया। अंत में जब कांग्रेस की पद यात्रा निकली पायलट जी के नेतृत्व में, तो कमेटी बनी और उसके भी 8 महीने बाद उन्होंने, पैसा था नहीं, 2,000 करोड़ रुपए का केवल प्रावधान रखा और वो भी अधूरा छोड़ के चले गए। उनको 29 लाख किसानों की बात वो करते रहे। आज वो कह रहे हैं 99,000 करोड़। अगर 99,000 करोड़ कर्ज था तो इसका मतलब 5 साल में कटारिया जी की सरकार ऐसी स्थिति में किसानों को छोड़ गई, और उन्होंने जिस 8,000 करोड़ के कर्ज का दावा किया वो फिर ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। चलिए, ये तो मान लिया स्वीकार कर लेना सुशीला सोपा जी, मान लिया कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते। हमारी बात, चलिए एक बार की राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं मान लेता हूं कि चलिए बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती,
लेकिन अगर कांग्रेस जो कहती है वो करती है, तो मुझे ये बताइए कि आपने कब प्रचार के दौरान ये अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम फलाना फलाना क्राइटेरिया में ही कर्ज माफ करेंगे? आपको क्या लगता है जब हम सरकार में आए तो ये मालूम पड़ा कि जो इन्होंने कर्जा माफ किया उसके अंदर इतना घोटाला हुआ, एक एक जिले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, डूंगरपुर में 180 करोड़ का। उसकी चेक के लिए हमने ये आदेश निकाला है 4 फरवरी को। ठीक है, ठीक, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने अपने वादों के क्राइटेरिया के बारे में कहां बताया था? सुनिए एक मिनट स्वप्निल जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इतना बड़ा घोटाला इस कर्ज माफी में ये भाजपा सरकार करके चली जाएगी, ये हमें अब जब मालूम पड़ा तो हम पूरी व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं। हमने गाइडलाइन जारी कर दी है, फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये आपको कब मालूम चला? और सुशीला सोभा जी, ये आपको कब मालूम चला? बंदी और आधार ये कागज आपके पास कब आया? आपको कब मालूम चला? किसानों को करना ही पड़ेगा ना। ये कागज कांग्रेस के पास कब आया? कांग्रेस को पता कब चला? सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब घोटाले हो गए कर्ज माफी में पिछली सरकार में, तो घोटाले अब नहीं हो, पात्र लोगों को मिले। ये तो कोई भी सरकार आदेश सर 3-4 दिन तो आपने घोटाले सूंघे ही नहीं थे ना। 3-4 दिन तक तो आप रास्ते निकाल रहे थे कर्ज माफी के, उसी में तो क्राइटेरियाज आए थे। खैर ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी मुझे ये बताइए कि मान लिया कांग्रेस जो भी कर रही है वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा। 2 मिनट सुशीला सोभा जी, मैं आगे भी आऊंगा आपके पास। जितेंद्र श्रीमाली जी, मान लिया कांग्रेस किसानों को लेकर जो भी कर रही है या जो भी हाथ पैर मार रही है, जितनी भी ऋण माफी वो करती है, वो ऊंट के मुंह में जीरा हो, लेकिन एक शुरुआत तो है ही, और उस शुरुआत में विपक्ष के तौर पर आपका दल इस तरह से साथ देगा कि वो जेल में घुस जाएगा, है ना? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो भी प्रश्न इनसे पूछे, एक भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया, गोड़ मोड़ जवाब दिया। हाँ, वो मैंने सुन लिया। कितना कर्ज माफ कर रहे हैं इनको शायद याद नहीं, मैं याद दिला देता हूं। विपक्ष के कार्यकर्ता के नाते मैं एक बात याद दिला देता हूं सुशीला सोभा जी को कि आपने कर्ज माफी के बात को घोषणा पत्र में शामिल करके आप चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में जाकर के यह कहा था कि यदि कांग्रेस सरकार में आती है जितेंद्र जी, तो हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। जितेंद्र जी, तो आज में और उसके बाद में जब ये राज में आ गए, देखिए वो तो मैंने पूछ लिया ना, और जब हमने इनको याद दिलाने की कोशिश की, सर वो तो मैंने पूछ लिया ना। अब आप कह रहे हैं कि वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अब आप भी सवाल को गोलमोल कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के स्टैंड को लेकर पूछ रहा हूं तब आप कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हैं। तो अशोक गहलोत साहब, नहीं, फिर देखिए ना जितेंद्र जी, बात तो वही हो गई, आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। जब हमने इससे सवाल पूछा, नहीं, मैं इनसे जब सवाल पूछते हैं हम ये कि साहब आपने कर्ज माफी की बात कही थी, तो अशोक गहलोत साहब कहता है चुप रहिए, विरोध मत करिए, नहीं तो जेलों में डाल दूंगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये इनका सत्ता में आने के 45 दिन के अंदर जो घमंड है वो राजस्थान के गरीब जनता देख रही है, किसान देख रहा है कि किसानों को इस प्रकार से झूठ बोल करके, बहका करके, उनके साथ छल करके। सर आपको नहीं लगता कि 2018 तक कोई ऐसा घमंड था जिसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता? प्रकार से उनको आज के अखबार, जितेंद्र श्रीमाली जी, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा घमंड था जिसे बीजेपी ने भुगता 2018 में? काले झंडे दिखाने पर लाठियां पड़ना, काले झंडे दिखाने पर जेल में डाल देना, घमंड तो तब भी था। देखिए परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने यह कभी नहीं कहा कि अगर मेरा कोई विरोध किया तो मैं ऐसा जेल में डालूंगी कि बाहर निकलना मुश्किल है। ये इनका तानाशाही और घमंड का जो एक अंदर चले ठीक है निकल रहा है वो राजस्थान की जनता ठीक है। ये मैंने बात की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, किसानों के इशू पर। दूसरा इशू जिस पर 2 मिनट, दूसरा इशू 2 मिनट जितेंद्र जी, 2 मिनट। 99,000 करोड़। देखिए दूसरा इशू है बेरोजगारी का, ये हमने बात की किसान कर्ज माफी पर। दूसरा इशू कुछ देर जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं वो है बेरोजगार के मुद्दे पर। ठीक है, मैंने कल भी इस बात को पुरजोर तरीके से कहा। सुशीला सोभा जी, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, आपने जैसे कि एक डेडलाइन दी थी ना कि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, वैसी कोई डेडलाइन आपने बेरोजगारों के लिए नहीं दी कि हम इतने समय में नौकरियों की गंगा बहा देंगे। यह तो फैक्ट है ना। आपने सिर्फ यह कहा है हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो नौकरियां पैदा करेगा, ठीक वैसे ही जैसा कि बीजेपी कहा करती थी नौकरी देने वाला बनो। देखिए स्वप्निल जी, 2 एस्पेक्ट हैं इसके। हाँ। पहला है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, वो 1 मार्च से मिलना, बढ़ा हुआ भत्ता मिलना चालू हो जाएगा। पहली बात, उसके लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, हमारा वादा पूरा हुआ। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए जो उपाय है उसमें 3 एस्पेक्ट लिखे हुए हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट
बढ़ाया जाएगा, और दूसरा इंडस्ट्री की डिमांड बेस हम रोजगार उत्पन्न करने में मदद करेंगे। ठीक है। तो रोजगार मेले फरवरी महीने में ही जिलेवार रोजगार मेलों का आयोजन हो गया। आज ही उसका विज्ञापन न्यूज़पेपर में आ गया है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जिला कलेक्टर, वहां की इंडस्ट्री वहां बैठेगी और वहां के बेरोजगार जो आकर के रोजगार के लिए अपना बायोडेटा देंगे, उनकी एजुकेशन के आधार पे, उनकी ट्रेनिंग के आधार पे, उनकी स्किल के आधार पे, अच्छा, वो उसका डॉक्यूमेंट बनेगा और निश्चित। अच्छा, एक बात बताइए सुशील आसोभा जी, निवेश का मैं एक बात समझना चाहता हूं। एक मिनट सर, नहीं सुनिए ना, मैं कांग्रेस की सियासत का एक पहलू समझना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आप मेरी मदद करें इस बारे में। किसान सम्मान योजना जो केंद्र ने घोषणा की ये इंटरिम बजट के दौरान, उसमें 6,000 रुपए रखे, ठीक है। आपने क्या कहा, ये 6,000 से होता क्या है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने बेरोजगारों के लिए कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। पहले तो मैं इस भत्ते के ही खिलाफ हूं, एक पत्रकार के तौर पर मुझे यह कहना नहीं चाहिए, पर मैं इसे फौरी राहत भी नहीं मानता। लेकिन फिर भी बेरोजगारी भत्ता जो आप दे रहे हैं सर, वो कैसे इससे अलग है? देखिए, बेरोजगारी भत्ते और इसमें अंतर यह है कि किसान का 6,000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। वो 6,000 रुपए तो अपने एक फरवरी बेरोजगार का बेरोजगारी भत्ते में हो जाएगा सब कुछ। 55-60 लाख लोगों की वही पर महीने 500 रुपए बढ़ा दिए हमने। अब रही बात आपने बेरोजगारी भत्ते की, उसकी सीमा 2 साल है, क्योंकि एक बेरोजगार फॉर्म भरता है, तो सर उसमें हो जाएगा क्या? सफर करता है, कहीं इंटरव्यू देने जाता है, ये सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए, वो सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए। वो 6,000 एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है किसानों के लिए, लेकिन बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। ये आपका पॉइंट है, जो मैं ठीक है, मैंने पॉइंट टेकन। मैं जितेंद्र जी अब आपके पास बेरोजगारी से जुड़े सवाल के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी के जयपुर कार्यालय में वाड्रा पेश होंगे। कंपनियों द्वारा राजस्थान में जमीन खरीदी का जो मामला है, इस संबंध में उन्हें कार्यालय में पेश होना है। 12 फरवरी को वाड्रा ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। जयपुर में ईडी वाड्रा से पूछताछ कर सकती है। जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में यह पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जो बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर जो ईडी है रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों के संबंध में जो कार्रवाई कर रही है, उस वहां पर कई जो संपत्तियां हैं, उसमें दुकानें और जो अचल संपत्तियां हैं, उनको ईडी द्वारा जब्त भी कर लिया गया है। जो ईडी ने अभी तक कार्रवाई की है इस मामले में, जो जयप्रकाश नाम का जो एक मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया था, और उससे जो पूछताछ हुई है, उसके बाद जो सबूत और दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, उसके बाद ईडी ने जो है रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो अब रॉबर्ट वाड्रा ने जयपुर मुख्यालय, ईडी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय, वहां पर पेश होने की पुष्टि कर दी है। 12 फरवरी को जयपुर मुख्यालय में वो पेश हो सकते हैं, और वहां पर जो ईडी के अधिकारी हैं, जो इन्होंने बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो जमीन खरीदी है, कुछ दुकानें जो वहां पर इनके नाम पर पाई गई हैं, उनके बारे में पूछताछ कर सकती है। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी के सामने आए हैं, उन पर रॉबर्ट वाड्रा का जो पक्ष है वो ईडी इस पूछताछ में अपना पूरा क्लियर करना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर एजेंडा खबर पर चलते हैं। हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी और सुशील आसोभा जी लगातार बने हुए हैं। बेरोजगारी पर हमारी चर्चा पहुंच चुकी थी और जितेंद्र श्रीमाली जी मेरे साथ हैं। श्रीमाली जी, बेरोजगारी भत्ता ये अभी भी आपके जेल भरो आंदोलन का आधार रहेगा, जबकि उस पर तो घोषणा भी हो गई है? देखिए, बिल्कुल मैं ये आधार इसलिए रहेगा क्योंकि चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो और चाहे बेरोजगारियों के लिए बेरोजगारी भत्ते का हो, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक आप देख लीजिए, उसके बाद के अंदर यही बेरोजगार और यही किसान इसे कांग्रेस के गला नहीं पकड़ते नजर आए तो आप मुझे बताइएगा। ये केवल लोकसभा चुनाव तक लुभावनी वो घोषणा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा सरकार में जो केंद्र में सरकार है, जैसे 2018 में सरकार ने राजस्थान के गले को पकड़ा, 31,000 करोड़ रुपए के बेरोजगारों को ऋण प्रदान किए। 31,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान। देखिए, बेरोजगारी भत्ता किसी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है। हम जब सरकार इस बात के लिए फेल हो जाती है कि हम बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दे सकते हैं, कोई नौकरियां नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार का नहीं हो सकता है,
तब ये बेरोजगारी भत्ते का एक वो होता है जिसके कारण से किसी प्रकार का आंदोलन बेरोजगार नहीं कर सके। अच्छा, तो ये जो चीज चलाई है, इसी चीज के इसे सर, लेकिन जितेंद्र जी कहना चाह रहा हूं, जितेंद्र जी, जब तक रोजगार लोगों के लिए, युवाओं, बेरोजगारों ने आपके समय में तो आंदोलन कर दिया था, तब तक ये केवल बेरोजगारों ने आपके समय में तो आंदोलन कर दिया था, बल्कि बेरोजगार संघ ने तो यहां तक कह दिया था कि हम चुनावों में अपना उपचुनावों में अपना प्रत्याशी उतारेंगे अगर बीजेपी से सपोर्ट नहीं मिला तो बेरोजगारों ने आंदोलन तो आपके टाइम पे कर दिया था। बिल्कुल, आपने बहुत वैसे कही। मैं आपको बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूं, जो शायद सुशील आसोबाजी में और अभी आपने पत्रकार होने के हैसियत से जो बात कही है, ये बहुत गंभीर विषय है। यह इस देश में चाहे बेरोजगारी का विषय हो और चाहे किसानों की हो, आज इस हिंदुस्तान में 70 साल राज करने के अंदर 65 साल कांग्रेस ने राज किया। गरीबी हटाओ के आधार के ऊपर चुनाव लड़ करके गरीब हट गए, पर गरीबी आज वही की वही कायम है। इस देश से बेरोजगारी की भयावह समस्या, जहां एक बहुत 10-20 कहना क्या चाहते हैं के लिए हजारों लाखों युवा अप्लाई करते हैं, तो इस देश की समस्या केवल 5 साल शासन से नहीं होती है। इस देश के अंदर आमूल चूल इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि यदि हमको देश को और प्रदेश को विकास की पटरी पर लेके आना है तो एक स्थायी सरकार की जरूरत है। ये समस्या यहाँ पर डिबेट करने से मूल रूप से समस्या हल नहीं हो जाती है। ठीक है, ये समस्या का हल है यदि हम सबको मिलकर करना है। चलिए, तो देश की जनता को यह तय करना पड़ेगा देखिए कि इस देश में स्थायी सरकार की जरूरत है। देखिए, मैं इंप्लीमेंटेशन पर बात करता हूं। देखिए जितेंद्र जी, एक बात सुनिए ना, जितेंद्र जी सुनिए ना, एक बात सुनिए। मैं आऊंगा सुशील आसोपा जी, तीसरा मुद्दा भी जो है ना जेल भरो आंदोलन का, उस पर मेरे को अब आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी, मैं एक बार और आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ चीजें मिला रहा हूं कैसे तकनीकी तौर पर मिलती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो सपने दिखाए या 2013 में वसुंधरा राजे ने जो सपने दिखाए, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ऐसा लगने लगा था कि 6 महीने 1 साल के अंदर हमारी जिंदगी बदल जाएगी साहब। हम काजू बादाम किशमिश 10-20 रुपए में घर ले आया करेंगे 1-1 किलो। आपको लगता, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन फिर आपने क्या कहा कि आपकी योजनाओं का फायदा जो है ना वो 2022 के बाद मिलेगा। मतलब आपने एक समय बार्गेन करने की कोशिश की, आपको लगा कि एक समय आपको चाहिए, ठीक है, वो समय आप कांग्रेस को क्यों नहीं दे सकते बेरोजगारी के मुद्दे पर? 2 महीने में वो नौकरी आपके लिए कर दे, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और मैं बिल्कुल मैं आपका बहुत उचित सवाल है, बहुत सटीक सवाल है, और मैं बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इसका जवाब मैं इस पर देना चाह रहा हूं। ठीक, देखिए, इस देश की समस्या, ये जो समस्या है जिनके ऊपर हम आज डिस्कस करने बैठे हैं, ये समस्या ऐसी नहीं है जिनका निदान जो चुटकियों में 5 साल के अंदर अंदर कर दिया जाए। ठीक है, आप ये सोचिए कि इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया है, और 65 साल राज करके आज जो जिस प्रकार की देश के अंदर सिचुएशन बनी है और भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से देश के अंदर बोलबाला चला है, उसके अंदर कोई भी योजना, आज जो जीएसटी का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, चाहे नोटबंदी का निर्णय सरकार ने लिया, मैं बताऊं आपको कि ऐसे निर्णय लेने के लिए जब तक केंद्र में मुख्य मजबूत सरकार नहीं होती है तो ऐसे निर्णय इस देश के अंदर नहीं लिए जा सकते हैं। इस देश में निर्णय इस प्रकार के तभी लिए जा सकते हैं जब केंद्र के अंदर मजबूत और राज्य के अंदर मजबूत। एक बात तो मैं कहूंगा, देखिए एक बात तो मैं कहूंगा, आप ये देखिए कि आप बीजेपी जब विपक्ष में होती है ना सर, बहुत करबद्ध निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी जब विपक्ष में होती है ना सर, एक सवाल, तो लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको तो आप बखूबी निभाते हैं। बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, नहीं, हम बस आगे बढ़ा ले अब चर्चा को। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाह रहा हूं, चलिए शॉर्ट में कहिए। आप कांग्रेस ने म्यूट करेंगे, 65 साल राज किया, जो इस देश की आजादी के साथ, ठीक है, जो चाइना खत्म नहीं। हाँ, सुशील आसोपा जी, अब आप क्या बोलना चाहते हैं बोले, उसके बाद में फिर सवर्ण आरक्षण पर बात करूंगा। हाँ, नहीं सुशील जी बोले, अब आप जो बोलना चाहते हैं पहले बोले, फिर मैं सवर्ण आरक्षण पर बातचीत चालू करूंगा। क्यों इतना अंतर है? अब रुकिए ना जितेंद्र जी, तो ये तो इनको हाँ, सुशील जी अब बोलिए, अब आप सुशील जी अब आप बोले, जितेंद्र जी थोड़ी देर रुकिए। अब आप जिस मुख्यमंत्री, सर 1 मिनट, हाँ सुशील जी बोले, जिस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को लफंगा कहा, सर जिस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को लफंगा कहा, जिस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का सपना भुला दिया हो और 45 साल में उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच गई हो, यूपीए ने 2.2% बेरोजगारी दर छोड़ी थी, आज 6.1 है, 3 गुना मोदी जी ने होगी। ऐसी मजबूत सरकार से तो तौबा तौबा, हाथ जोड़ के भी ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ठीक है सर, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, अब सवर्ण आरक्षण पर बात चालू करें सुशील जी। कहते हैं हम उनके बेरोजगारी भत्ता बढ़ाते हैं, फर्क देखिए। हाँ ठीक है, अब सवर्ण आरक्षण पर बातचीत चालू करें सुशील जी।
इजाजत हो तो अब मैं उस पर भी ले लूं, क्योंकि जेल भरो आंदोलन का तीसरा आधार बीजेपी ने वही रखा है। हाँ सर। चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सवर्ण आरक्षण पर जैसे ही बीजेपी ने फैसला लिया, केंद्र सरकार ने फैसला लिया, सबसे पहले हमारे प्रदेश से ही बाइट आई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी। उन्होंने कहा ये तो हमारी विचार था, ये तो हम पहले ही सोच चुके थे, हम तो इस पर प्रयास भी कर चुके थे। फिर आखिरकार ये बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन कैसे गया, अगर आप इतने सिद्धस्त खिलाड़ी थे इस इशू के? देखिए, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 14% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का सबसे पहला बिल हमने पारित किया, मान लिया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक, लेकिन और हमारे वो सुरेश मिश्रा यहाँ के सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पहल पर ये सारा मान लिया सर उस जमाने में। हाँ, आप याद करिए। हाँ, उन्होंने आमरण अनशन किया था। हाँ, आमरण अनशन किया था, सबको याद है। ठीक है, परंतु जब हम 14% के लिए कमिटेड हैं तो 10% के लिए कमिटेड हैं। हाँ, प्रक्रिया में चीजें चल रही हैं। जैसे ये आदेश निकला है कर्ज माफी का, वैसे वो भी निकलेगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। इतना भाजपा क्या है, बेसब्र हो रही है, में आने के बाद इतनी अधीर हो जाती है, बेसब्र हो रही है। ठीक है, 5 साल का समय सिकुड़ के 8 फरवरी हो गया और नहीं, ये तो चुनावी सीजन है, उनका बेसब्रापन समझ में भी आता है। जितेंद्र जी, सुशील जी 2 मिनट। आप जितेंद्र जी, गुजरात, झारखंड, देखिए नहीं, सुनिए जितेंद्र जी प्लीज प्लीज। हाँ, सवाल, पहले सवाल, ठीक है। हाँ, गुजरात ने घोषणा कर दी, झारखंड ने घोषणा कर दी, 1-2 और बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन फिर भी कई बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे गोवा, उत्तर प्रदेश ने कर दी, ठीक है, महाराष्ट्र ने भी कर दी। चलिए सर, मैं जोड़ देता हूं, महाराष्ट्र ने भी कर दी, थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया। गुजरात में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि बाहरी को नहीं देंगे, ठीक है, मैंने मान लिया। 4 या 5 राज्य हैं बीजेपी के, बाकी के जो बचे उन्होंने नहीं की। तो आपका जो जेल भरो आंदोलन होगा, क्या उन राज्यों में बीजेपी सरकार के खिलाफ भी होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि इस देश में पहली बार सवर्णों के लिए पहली बार इस किसी सरकार ने, अगर पहली बार नहीं सर, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहली बार नहीं, और उस पर निर्णय लिया, और उस पर निर्णय लिया, नहीं, पहली बार नहीं जितेंद्र जी, निर्णय लिया और निर्णय लेकर के, देखिए मैं वही बताना चाहता हूं कि पहली बार निर्णय लेने वाली बात है, निर्णय लेना और उसको लागू करवाने के लिए पूरी अपनी ठीक है, नहीं, लेकिन सवाल क्या था? ये घोषणा है जितेंद्र जी, फिर देखिए, फिर वही कर्ज माफी, फिर देखिए, फिर वही बेरोजगारी भत्ते, फिर वही चीज है। जितेंद्र जी, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अभी भी कुछ बीजेपी के राज्य हैं जहां पर अभी घोषणा नहीं हुई, तो आपका जेल भरो आंदोलन उन राज्यों में बीजेपी सरकारों के खिलाफ भी होगा क्या? कि धरातल के ऊपर उस चीज को इंप्लीमेंट करके लागू करना, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में। अरे सर, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जापान, आप मुझे बता रहे हो टेक्सास, वहां पर ऑलरेडी आरक्षण का दूसरा प्रावधान भी है, इसलिए उन विषयों का अध्ययन गोवा में कहां है सर, और वो लागू करने वाला विषय है। पर राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है। अरे तो प्रोसेस तो यहां पे भी शुरू हो गया ना जितेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं आप? स्थिति यह है कि यहां पर नहीं प्रोसेस, देखिए मैं बताऊं आपको, चाहे गुजरात का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विषय हो, वहां पर एक बार जैसे विधानसभा चालू हुई, विधानसभा चालू होते ही, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण और इतना ज्वलंत विषय है सवर्णों के आरक्षण का, जिसको राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। इसमें विचार विमर्श फेल हो गया। चलिए ठीक है, 50% से अधिक वाला, ठीक है, मेरे पास अंतिम 1 मिनट है। सुशील आसोपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस जितेंद्र जी 2 मिनट रुक जाइए आप। मैंने विपक्ष के तौर पे आपकी सारी बातचीत ले ली। अब मेरे को एक सवाल जो कि इस डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ इस डिबेट को खत्म करना है। सुशील आसोपा जी, आप समझ रहे हैं ना 8 तारीख को कितने सारे घटनाक्रम होने हैं प्रदेश में, न सिर्फ जेल भरो आंदोलन, बल्कि आपको अन्य हिस्सों से, अन्य मुद्दों पर भी उस दिन सड़कों पर चुनौती मिल सकती है। मुझे सिर्फ राज्य सरकार से इस बात का आश्वासन चाहिए कि जितना हो सकेगा कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहेगी। निश्चित रूप से सरकार मुस्तैदी से चौकस रहेगी, इस बारे में किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जितने जनता के मुद्दे हैं, अगर आप देखें घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की जितनी तेजी से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, पेंशन बढ़ाने का मामला हो, तो वो तो मजबूरी भी है सर, की बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाने का मामला हो, वो तो मजबूरी भी है, इतनी तेजी दिखाना मजबूरी भी है। अब आप किसको कुछ भी नाम दें, हाँ। हमारी क्रियाशीलता भी तो हो सकती है सर।
एकाएक आ गई फिर सर से न देखा जाए, पहले कभी इतनी क्रियाशीलता देखी नहीं थी कांग्रेस में। चलिए चलिए, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज एजेंडा में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।